नाइस टू मीट यू डियर स्टूडेंट्स। मैं धर्मेंद्र सिंह आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो आपके लिए सामान्य हिंदी यानी हिंदी व्याकरण से है। तो इस वीडियो में आप लोग जो भी प्रश्न दिए गए हैं बारी बारी से अपना कमेंट में छापते जाइए यदि आपको आ रहा है प्रश्न तो, अन्यथा आप आगे बढ़ के और इसको समझने की कोशिश करिए। तो व्याकरण किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप सभी जवाब क्या देंगे? ओके, तो व्याकरण ये दिया है कि किताब पढ़ने के लिए ज्ञानवर्धक है। बी, पढ़ने लिखने में कठिनता, या बोल रहा है सी, शुद्ध लिखने पढ़ने बोलने के लिए विद्या, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं व्याकरण वो विद्या है जो शुद्ध लिखना पढ़ना बोलना आदि सिखाता है। तो इस प्रकार से फर्स्ट का जो सही ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो अक्षर है, वर्ण है, दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो हिंदी भाषा की जो सबसे छोटी यूनिट है वो आप सभी जानते क्या है, उसे हम वर्ड कहते हैं। जैसे कि आपसे बात की जाए तो का, ख, ग, ये सब के सब आपके कहलाते हैं अक्षर। और यदि इन्हीं में हम अलंत यानी इनको आधा कर दें तो ये क्या कहलाते हैं, वर्ण। अर्थात इन वर्णों के और टुकड़े नहीं हो सकते हैं, अतः इन्हीं को हम क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे। ये समझ में आया है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, समझते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी व्याकरण में उच्चारण के आधार पर कितने वर्ड होते हैं? प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए ऑप्शन नंबर इधर आया 44 होते हैं, बी 45 होते हैं, सी 52 होते हैं, तीन में से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि कुल जो होते हैं वो आपके 52 होते हैं, परंतु स्पर्श की बात करें यानी उच्चारण के आधार पर जो वर्डों की बात कर रहे हैं तो वो आपके 45 होते हैं। ध्यान रखना इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है, समझते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? क्वेश्चन नंबर 4। तो आप कहेंगे कि इसमें 11 होते हैं, 13 होते हैं, 33 होते हैं, या स्वर होते नहीं हैं। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो आप कहेंगे इसमें सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है, इसलिए ये बिल्कुल सही जवाब होगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, समझते चलेंगे। निम्न में से अयोगवाह है, इनमें से जो अयोगवाह शब्द है वो कौन सा है? आप लोग इस प्रश्न के लिए जवाब देंगे। निम्न में से अयोगवाह क्या है? तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोल रहा है कि अ और आ। ऑप्शन नंबर बी ई और ई। ऑप्शन नंबर सी अंग और अह। डी सभी। तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 5 के बाद चलते हैं 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में निम्न में से विसर्ग कैसी ध्वनि देता है? तो आप सभी जानते हैं विसर्ग कैसी ध्वनि देता है, आह की, अह की, या ह की। तो आप जब लिखते हैं अतः, क्या लिखते हैं, अतः, तो अत के साथ क्या शब्द जोड़ते हैं, विसर्ग जोड़ा है आपने, ये आपकी ह की ध्वनि देता है, इसलिए सी सही जवाब होगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हिंदी व्याकरण में स्पर्शी व्यंजनों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए 2 वर्गों में, बी 4 वर्गों में, सी 5 वर्गों में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब बताएंगे। हिंदी व्याकरण में जो स्पर्शी व्यंजन है वो कहीं ना कहीं 5 भागों में विभाजित किए गए हैं। 5 इसके पार्ट्स हैं जिन पांचों भागों में विभाजित किया गया है, इसलिए सी इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 सभी ध्यान पूर्वक सुनेंगे और इसका जवाब देते चलिए। वे वर्ण अक्षर जो जीभ द्वारा किसी अंग को छूने से निकलते हैं क्या कहलाते हैं? वे वर्ण जो अक्षरों को जीभ द्वारा किसी अंग को छूने से निकलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब है स्पर्श व्यंजन, यानी वो कहीं ना कहीं जीभ जिन जिन अंगों को टच करता है वह स्पर्शी व्यंजन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 9।
स्वर की सहायता से बोले जाने वाले शब्द वर्णों वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? तो आपके बताएंगे कि स्वर की सहायता से किन वर्णों को बोला जाता है। ह्रस्व स्वर है या दीर्घ स्वर है या व्यंजन है, इनमें से ए और बी दोनों है। तो आप सभी जानते हैं स्वर की सहायता से व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है, इसलिए सी इस प्रश्न के लिए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है समझते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि समय के आधार पर सबसे अधिक समय में बोले जाने वाले स्वर कौन से हैं, को क्या कहते हैं? तो दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर सबसे अधिक समय में कौन से बोले जाते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर से दोगुना ज़्यादा है और प्लुत स्वर सबसे ज़्यादा, इसलिए सी इस प्रश्न के लिए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में है निम्नलिखित स्पर्श व्यंजनों का मिलान कीजिए। स्पर्श व्यंजनों का मिलान, तो इसमें क्या है? कंठव्य, कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य, ओष्ठव्य, ये पांचों आपके सामने हैं। तो कंठव्य में का ये वाला इससे मिलाएंगे, बिल्कुल ये मैचिंग इससे हो जाएगी। और तालव्य ये आपका चा से, फिर दंतव्य आप सभी जानते हैं ताथा, ये सही है। ओष्ठव्य पाफा से मिल जाएगा और मूर्धन्य टाठा डाहा। इस तरीके से आप इसको मिलान कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चले मिलाएंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है समझिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? नासिक के व्यंजन यानी नाक से कौन कौन सी ध्वनियाँ जो व्यंजन में आप बोलते हैं वो कौन कौन सी हैं? तो ये आपका का खा गा घा या ता था दा धा या फिर मा डा ना डा। तो आप सभी जानते हैं नाक से बोलने वाले व्यंजन यही हैं जिनमें कहीं ना कहीं नासिका यूज की जाती है। नेक्स्ट, तो इसके लिए सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि वह वर्ण जिसे बोलने पर कंपन उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? तो लुंठित, ऊष्म, अंतस्थ या सामान्य। इसमें आपका लुंठित व्यंजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अल्पप्राण और महाप्राण कौन कौन से होते हैं? तो अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में आप सभी को जानकारी होगी कि व्यंजन के दो भेद हैं, अल्पप्राण और महाप्राण, सभी जानते हैं। कुछ व्यंजन या स्वर के दो भेद हैं या व्याकरण के दो भेद हैं। चलिए अल्पप्राण और महाप्राण, ये कहीं ना कहीं आपके व्यंजन के दो भेद हैं। व्यंजन में कुछ अल्पप्राण होते हैं और कुछ महाप्राण होते हैं। इस प्रकार से ह्रस्व और दीर्घ स्वर होते हैं, उसी तरीके से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर 15 बोला भी है प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पांचवा तथा अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण होते हैं और प्रत्येक वर्ग का द्वितीय, चतुर्थ तथा ऊष्म व्यंजन महाप्राण होते हैं। इस तरीके से आप इसकी व्याख्या भी समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 15। र और रे में क्या अंतर है? र और रे में क्या अंतर है? आप सभी जानते हैं इस प्रश्न के लिए बहुत ही डीप प्रश्न बनाए गए हैं। र स्वर है और रे व्यंजन है, रे स्वर है और र व्यंजन है, न तो र व्यंजन हो और न ही रे स्वर है। सभी विकल्प गलत हैं। तो आप सभी जानते हैं इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी जो रे है आपका, ये ऋषि वाला ये आपका स्वर होता है, बाकी का र आपका व्यंजन है, इसलिए बिल्कुल सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 10 जनवरी, 2 अक्टूबर या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। आप सभी जानते हैं हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला, आधुनिक हिंदी भाषा की जनक किसे कहा जाता है? तो ये जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो आपके कहीं ना कहीं इस प्रश्न के लिए आधुनिक हिंदी भाषा के जनक माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद को भी कई जगह लिखा गया है और इनको भी तो इनमें थोड़ा डाउट है, हम किसी वीडियो में जरूर क्लियर करेंगे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? तो आप सभी को इस प्रश्न के लिए जवाब आता है और आप बता सकते हैं, बिल्कुल बताएंगे। तो आप सभी जानते हैं इस प्रश्न के लिए सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी आपके संविधान में 22 भाषाएं बोली जाती हैं या लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि भारत के किस राज्य में अंग्रेजी को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है? राजस्थान, मुंबई, नागालैंड में से कोई नहीं। तो आप सही नागालैंड इस प्रश्न के लिए सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि भारत के किस राज्य में संस्कृत को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, नागालैंड, उत्तराखंड है। फिलहाल ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही जवाब है, उत्तराखंड में इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 21। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन, ब्राह्मी, देवनागरी या इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी भाषा की लिपि आप सभी जानते हैं, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। देवनागरी। हिंदी और संस्कृत दोनों इसी भाषा में लिखी जाते हैं, इसी लिपि से लिखे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। हिंदी भाषा की आदिजन्य किस भाषा को कहते हैं? तो संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है या भंस है। चारों आपके ऑप्शन सामने दिख रहे हैं। हिंदी भाषा की आदिजन्य किस भाषा को कहते हैं? तो वो आपकी कहीं ना कहीं है, कौन सी? संस्कृत भाषा। इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा ओके, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर। 23। भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं जवाब हो जाएगा, क्योंकि व्याकरण, बोली, उच्चारण इनमें से कोई भी इस प्रश्न का सही जवाब नहीं है, उसे हम कहते हैं लिपि। इसलिए डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? जो युद्ध में स्थिर हो, बाकी के लिए वाक्यांश क्या होगा? युद्ध न करने वाला, युद्ध करने में सौम्य या युधिष्ठिर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी युधिष्ठिर इस प्रश्न के लिए सही जवाब है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। पेट की अग्नि को क्या कहते हैं? आग, चूहे कूदना, जठराग्नि, इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 आपके बाद 6 आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से सही वर्तनी छांटिए। अभ्युदय, अभ्युदय, अभ्युदय या सभी गलत हैं। तो आप कहेंगे इसमें से सही जो है आपका वो कहीं ना कहीं अभ्युदय इस प्रश्न के लिए सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आप इस प्रश्न के लिए सही जवाब बताएंगे। कौन सा वाक्य शुद्ध है इनमें से? बताइए, कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए दिया है, हमारे यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है। हमारे यहाँ भैंस का दूध शुद्ध मिलता है। हमारे यहाँ भैंस का शुद्ध दूध मिलता है। इस प्रश्न के लिए बस ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 28। आगे कुआं पीछे खाई मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चारों तरफ जल ही जल, रास्ते का बंद होना, दोनों और मुसीबत। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप इसके लिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा शब्द पत्नी का पर्यायवाची नहीं है? तारा, जोरू, धारा, दुल्हन। तो आप कहेंगे इस प्रश्न के लिए सही जवाब है, जो पर्यायवाची नहीं है वो धारा नहीं है, बाकी का दारा भी होता है, जोरू भी होता है और नीचे वाला भी। ओके, नेक्स्ट और आज का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर। प्राचीन का विलोम क्या होगा? अद्यतन, सनातन, अर्वाचीन या पुराना। प्राचीन का जो है वो हो जाएगा अर्वाचीन। इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू। नेक्स्ट आपको अगले वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।